गुड मॉर्निंग। तो पहले हम लोग आज क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे रेशियोज को, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे जो कल पढ़ा था। तो हमने पहला रेशियो जो पढ़ा था वो था करंट रेशियो। फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और यूजुअली 2:1 इज एन आइडियल रेशियो। और इस रेशियो का पर्पस है टू चेक वेदर द बिजनेस कैन पे शॉर्ट टर्म डेट्स और नॉट। उसके बाद हमने देखा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट में हम करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री करेंगे, और यूजुअली 1:1 इज एन आइडियल रेशियो। फिर हमने देखा कैश रेशियो, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। इट मेजर द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। फिर हमने देखा था बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। तो यहाँ पर है कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस नेट रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, एंड इट मेजर द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मेक द रेगुलर कैश रिक्वायरमेंट। और फिर हमने नेट वर्किंग कैपिटल देखा विच इज एक्चुअली करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है। फिर आपने एक और रेशियो देखा था इक्विटी रेशियो, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइड बाय नेट एसेट, यानी नेट एसेट का कितना परसेंटेज शेयर होल्डर ने कंट्रीब्यूट किया है। डेट रेशियो, टोटल डेट डिवाइड बाय नेट एसेट, टोटल नेट एसेट का कितना परसेंटेज आउटसाइड पार्टीज ने कंट्रीब्यूट किया है। और इंपॉर्टेंट रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, या फिर लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अकॉर्डिंग टू डेटा सॉल्व करेंगे, इससे पता चलता है कंपनी का डेट और इक्विटी का रेशियो क्या है। रिस्क पता चलता है, हाई रेशियो रहेगा तो रिस्क ज़्यादा है। फिर है डेट टू टोटल एसेट रेशियो। तो डेट टू टोटल एसेट रेशियो में टोटल डेट अपॉन, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी गलत टाइपिंग हो गई है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट का कितना परसेंटेज डेट से फाइनेंस हुआ है। हाइयर रहेगा तो रिस्क ज़्यादा है। इज इट राइट। फिर है कैपिटल गियरिंग रेशियो, उसमें हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी न्यूमरेटर में लेंगे, बिकॉज इनको भी फिक्स चार्जेस देना रहता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस अदर बोरोड फंड्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस। सो हाइयर द रेशियो हाइयर द रिस्क, लोअर द रेशियो लोअर द रिस्क। ये हो गए लिवरेज रेशियो। और एक है प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट, यानी टोटल एसेट का कितना परसेंटेज ओनर ने फंडिंग की है। तो प्रोप्राइटरी फंड में शेयर कैपिटल आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, माइनस लॉसेस, माइनस फिक्टिशियस एसेट, और टोटल एसेट में आएगा फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। टोटल एसेट में आ जाएगा फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। तो ये हो गया हमारा लीवरेज रेशियो। फिर कवरेज रेशियो में हमने एक चीज देखी थी, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी आपकी अर्निंग इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट को पे करने में कितना गुना सक्षम है। हाउ मेनी टाइम्स योर अर्निंग इज टू पे इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस अपॉन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। इट मेजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म to pay the various debt service like interest and installment. Ideal ratio is 2, यानी अगर डबल रहा तो अच्छा है, ताकि आपका थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रहे और आप आसानी से अपना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पे कर सकें। यहाँ तक हमने देख लिया था, तो रिवीजन हो गया कम समय में। अब आगे नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पर हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि हमारी अर्निंग इंटरेस्ट पे करने के लिए कितना टाइम सफिशिएंट है। हमारी अर्निंग इंटरेस्ट पे करने के लिए कितने टाइम सफिशिएंट है। इज इट राइट। उसमें हम इंस्टॉलमेंट भी जोड़ देते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो में हम इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट लेंगे, यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट, यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट। तो अगर आपकी इंटरेस्ट 1,00,000 रुपए है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सपोज 2 लाख है, तो आपकी अर्निंग 2 टाइम्स सफिशिएंट है टू पे द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन।
इस रेशियो में किसको इंटरेस्ट होगा, इस रेशियो में किसको इंटरेस्ट होगा, बोलो जी। 1 सेकेंड प्लीज, क्या बाहर से बोला। ओके, तो 2 टाइम्स है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है लेंडर्स के लिए, लेंडर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए ये रेशियो इंपॉर्टेंट है। वो देखना चाहती है कि क्या कंपनी इतना अर्न करती है कि उनको इंटरेस्ट पे कर पाएगी या नहीं। इज इट राइट? तो ये रेशियो हो गया। इसमें हम लोग क्या लेंगे, EBIT लेंगे, इंटरेस्ट पे करने के पहले का फिगर, टैक्स पे करने के पहले का फिगर। कुछ कुछ कंपनीज में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी ऐड कर देती है, इज इट राइट, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। तो हम देखना चाहते हैं हमारे पास कितना कैश फ्लो है जिससे हम इंटरेस्ट पे कर सकेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एग्जाम में आने की पूरी पूरी चांसेस हैं। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो EBIT आर यूज्ड in the numerator of this ratio because the ability of the pay interest is not affected by tax burden as interest on debt fund is deductible expense। पहले इंटरेस्ट पे करेंगे तभी जाकर हम टैक्स पे करेंगे, उसके बाद ही हमारा आंसर आता है प्रॉफिट। पहले इंटरेस्ट पे करेंगे फिर टैक्स पे करते, बराबर। तो जिस नंबर को आपको लेना है कंपैरिजन के लिए वो EBIT होना चाहिए बिफोर पेइंग द इंटरेस्ट। अगर मेरी EBIT 2 करोड़ है, 200 लाख लिख देते हैं, और इंटरेस्ट 100 है, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास अर्निंग 2 टाइम्स है, क्योंकि पहले मैं इस पैसे को यूज करके इंटरेस्ट पे करूंगा। स्टूडेंट पूछता है कि इसको माइनस करके क्यों नहीं लेते हम, ये अमाउंट तो इंटरेस्ट माइनस करके आया ना। कल को मान लो मेरी अर्निंग भी 100 हो और इंटरेस्ट भी 100 हो और ये 0, तो आप बोलेंगे कि मेरे पास इंटरेस्ट पे करने की एबिलिटी नहीं है, बट वो गलत है। मेरे पास 100 है जिससे मैं इंटरेस्ट पे कर सकता हूं। तो हमें बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, बिफोर डिडक्टिंग टैक्स, ये फिगर लेना है। इट मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी कैन कवर इट्स करंट इंटरेस्ट पेमेंट विद द अवेलेबल अर्निंग। इंटरव्यू के लिए जाओगे फ्यूचर में, कोई आपसे पूछेगा तो बता देना, ठीक है, व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्यों कैलकुलेट करते हैं। जितना ज्यादा उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जितना ज्यादा उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और लेंडर्स का रिस्क उतना ही कम रहेगा। तो ये रेशियो ज्यादा होना अच्छी बात है, इस केस में रेशियो का ज्यादा होना अच्छी बात है, कम होना रिस्की है, ठीक है। तो लेंडर कोशिश करेगा ऐसी कंपनी को लोन देना जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है, ताकि वो चैन की नींद सो सके, उसको पता है कि मेरा इंटरेस्ट टाइम पे मिल जाएगा। A high interest coverage ratio means an enterprise can easily meet its interest obligation। Good, क्योंकि आपको इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए, ठीक है। कुछ रेशियो कम रहने पे अच्छा है, जैसे डेट इक्विटी रेशियो कम हो तो अच्छा है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये ज्यादा होने पे अच्छा है, ताकि अगर बीच में थोड़ी बहुत अर्निंग गिर भी जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम कवर कर लेंगे। इज इट राइट? लोअर रेशियो रिस्की है, हाई रेशियो इंडिकेशन ऑफ लेस रिस्क, लो रेशियो इज एन इंडिकेशन ऑफ हाई रिस्क। हो सकता है कंपनी अपना इंटरेस्ट पे ना कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब उसी तरह प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। अरे बाप रे, क्या क्वेश्चन पूछा तुमने। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो में क्या डिफरेंस है? इसमें सिर्फ इंटरेस्ट लेते हैं और उसमें इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट लेते हैं डिनोमिनेटर में। उसमें इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट भी पे कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। न्यूमरेटर मोर और लेस सेम रहता है। हाँ, इंटरेस्ट ऐड करते हैं ना, दोनों में ऐड करेंगे, दोनों में ऐड करेंगे।
तुम्हारी क्वेरी क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। दोनों में इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं ये पूछ रहे हो। इसका जवाब मैं कल दूंगा, ठीक है। आज रात भर तुम सपने में सोचना कि इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं ऐड किया, ठीक है। पूरा रात भर जाग के एकदम कोशिश करना इस बात को पता करने की कि हमने डेट सर्विस कवरेज रेशियो में इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं ऐड किया। हाँ जी, कौन जवाब दे पाएगा इसका। हम, क्योंकि हमने प्रॉफिट में से हम इंस्टॉलमेंट थोड़ी घटाते हैं। क्या तुमने कभी पीएनएल अकाउंट में इंस्टॉलमेंट को माइनस किया है, डेबिट किया है? क्या माइनस करते हैं? तो मैंने आपको एक गुरु ज्ञान पहले ही दे रखा है, बार बार वही चीज रिपीट करूंगा। जिसको घटाओगे उसको ही ऐड बैक कर सकते हो, जिसको हम घटाएंगे ही नहीं उसको हम ऐड बैक नहीं करेंगे। और आप तो अकाउंट्स की दुनिया के महारथी हो, चैंपियन हो, बाहुबली हो। क्या आपके टीचर ने आपको पीएनएल अकाउंट में इंस्टॉलमेंट को डेबिट करना सिखाया है? अगर जवाब है ना तो अच्छी बात है, और जवाब है हाँ तो जाकर रिफंड मांग लेना आज, ठीक है कि नहीं। गलत सिखाएंगे तो रिफंड मांगेंगे ना। चलिए, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस डिविडेंड हम कब पे करते हैं? इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करने के बाद या पहले? पहले आप पीबीआईटी निकालते हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हो। जब लॉजिक समझ जाओगे तो फॉर्मूला खुद ही बन जाएगा। पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या होता है? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम टैक्स पे करते हैं इसमें, फिर क्या बना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं, फिर बनता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। अब तुम आज खुद फॉर्मूला बनाओगे, स्क्रीन पर खुद ही देखो और फॉर्मूला बनाओ। प्रेफरेंस डिविडेंड हमें पे करना है, किस में से पे करना? पैट में से पे करना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा तभी हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर पाएंगे। तो मुझे बताओ, इसको रेशियो निकालने के लिए डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड क्योंकि हमें वो पे करना। न्यूमरेटर में क्या लिखा जाए? पैट लिखेंगे, क्योंकि पैट रहेगा तो ही प्रेफरेंस डिविडेंड हम दे पाएंगे। इज इट राइट? आपने तो खुद ही फॉर्मूला डेवलप कर लिया। तो ये रेशियो का पर्पस है ये जानना कि क्या कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज सफिशिएंट टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड। और इस रेशियो में किस भाई साहब को इंटरेस्ट होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। वो जानना चाहता है कि मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर खरीद रहा हूं, तो क्या मुझे मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। कब मिलेगा? जब ये रेशियो 1 से ज्यादा होगा। जब ये रेशियो 1 से ज्यादा होगा कि कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर पाएगी या नहीं। इसको अंडरलाइन कर लेना है। और फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट या अर्निंग आफ्टर टैक्स, पैट, डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। बाकी डिस्कशन सेम है। जितना रेशियो ज्यादा रहेगा उतना प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई रहेगी। हाइयर रेशियो गुड, लेस रिस्क। हाइयर रेशियो लेस रिस्क, ये सब छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए आपको। और अगर ये रेशियो लोअर रहा तो क्या है? हाई रिस्क। हाई रिस्क टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। किसी साल कंपनी डिविडेंड चूक सकती है, देने नहीं दे पाएगी। इज इट राइट? और अब है इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। थोड़ी देर पहले मैंने यहां पे लिखा था ना कुछ तो, हाँ। अब इसमें देखो इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर कब आ रहा है? प्रेफरेंस डिविडेंड के पे करने के बाद। हम देखना चाहते हैं कि कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर पाएगी अपने प्रॉफिट में से। वो कितना टाइम उनका प्रॉफिट सफिशिएंट है इक्विटी डिविडेंड पे करने के लिए। अब मुझे बताओ, डिनोमिनेटर में तो हम इक्विटी डिविडेंड लिखेंगे, न्यूमरेटर में आप क्या लिखेंगे? एक तो पैट लिखेंगे, लेकिन पैट में से पहले उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, फिर जो अर्निंग बचेगी उससे हम इक्विटी डिविडेंड दे सकते हैं। तो ये मेरा कवर है और ये मेरा डिविडेंड है, तो ये रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस में आप डिनोमिनेटर क्या यूज कर रहे हैं?
उसके हिसाब से हम न्यूमरेटर चूज करते हैं। दोनों में रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर मैं इक्विटी डिविडेंड का कवरेज निकाल रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस डिविडेंड होना चाहिए, लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज निकाल रहा हूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए, और मैं इंटरेस्ट कवरेज निकाल रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स होना चाहिए। अब हो गया मामला क्लियर? यस। तो यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी डिविडेंड। अब इन्होंने एक और फॉर्मूला इंस्टीट्यूट ने दिया है, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। फिक्स चार्जेस में अभी ये सब आ गए, इंटरेस्ट भी आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया और प्रेफरेंस डिविडेंड, बिकॉज इंटरेस्ट भी फिक्स्ड है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स्ड है। तो जिस कंपनी ने डिबेंचर भी इशू कर रखा है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रखा है, लोन भी ले रखा है, तो वो देखना चाहते कि क्या मेरी अर्निंग सफिशिएंट है कि मैं इंटरेस्ट भी पे कर सकूं और प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे कर सकूं। तो उसके लिए फॉर्मूला EBIT प्लस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी लिख सकते हैं। नॉन कैश जितने भी एक्सपेंस रहेंगे एड बैक हो जाएगा, इज इट राइट? एंड अदर नॉन कैश आइटम, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट को घटाने का काम करते हैं लेकिन कैश फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये मेरे पास इतना कैश फ्लो है और उससे मुझे पे करना है इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन। यहाँ पे एक प्रेफरेंस डिविडेंड भी लिख देते तो अच्छा रहता। अदरवाइज ये तो डिविडेंड DSCR हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी लिख दो। अदरवाइज ये फॉर्मूला तो सिर्फ क्या हो गया, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जो बुक में टाइप किया हुआ है। ठीक है, एक बार आपके मॉड्यूल से वापस मुझे देखना होगा। ठीक है, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑल्सो फिक्स्ड फाइनेंसिंग चार्जेस, वो भी फिक्स्ड है ना। वो भी देखते हैं कि टोटल हमारी फिक्स्ड लायबिलिटी कितनी इस साल पे करने की, इंटरेस्ट पे करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, लोन का इंस्टॉलमेंट पे करना है, और उसको क्या मैं अपने करंट अर्निंग से पे कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने लिखा है दिस रेशियो ऑफ मोर देन 1 इज कंसिडर्ड एज सेफ, हाइयर द रेशियो लोअर द रिस्क। तो आपको यहां पे लिखना हाइयर द रेशियो, क्योंकि इंस्टीट्यूट पूछेगी रेशियो हाई रहने पे अच्छा है या लो रहने पे अच्छा है। हाइयर द रेशियो लोअर द रिस्क, जितना कमाई ज्यादा होगी उतना आप इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे कर पाएंगे। ठीक है, और रिवर्स लिखना है लोअर द रेशियो हाइयर द रिस्क, लोअर द रेशियो हाइयर द रिस्क। ठीक है, अब आपकी बुक में ना मैंने नोट फॉर कैलकुलेटिंग रेशियोज लिख दिया है, तो जरा देख लेते हैं फटाफट। इसमें इंस्टीट्यूट ने लिखा है EBIT का फुल फॉर्म। वाह मेरी इंस्टीट्यूट वाह। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT मीन्स, और दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, क्वेश्चन में EBIT हो या PBIT हो, बोथ आर सेम। EAT का मतलब, PAT मतलब दोनों सेम है। EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, PBT दोनों सेम है। ठीक है, ये हो गया टाइम पास। रेशियो शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि रेशियो ये पूछा और क्वेश्चन में डेटा कुछ और दिया, तो कई बार आपको क्या करना है, जो डेटा दिया उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंड मे डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल फॉर्मूला। जैसे कई बार हम सेल्स की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर सेल्स का डेटा नहीं हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लो डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना फॉर एग्जांपल, उसके लिए हमें डेटर्स के लिए हमें सेल्स लगता है, सेल्स की जगह COGS दे रखा है, तो क्या करें, सॉल्व करें या बगैर सॉल्व किए घर आ जाएं। या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए यूजुअली हम COGS लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आएंगे थोड़ी देर बाद, COGS की जगह सेल दिया हुआ, क्या करें, सेल्स से प्रॉफिट निकाल दो। अगर प्रॉफिट भी नहीं दिया तो सेल्स लेके ही काम चलाओ। COGS के नजदीक कौन होता है, सेल्स होता है।
तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि अगर कभी आपके पास लगे कि ये हमें चाहिए और नहीं दिया है, तो जो भी आसपास का इंफॉर्मेशन दिया है उससे काम चलाना है। मान लो आपको एवरेज फिक्स्ड एसेट यूज करना है कहीं पे, लेकिन एवरेज फिक्स्ड एसेट नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है ईयर एंड का, उससे काम चला लो। इज इट राइट? इफ रिक्वायर्ड अजम्पशन शुड बी मेड, तो जगह जगह पे आपको अजम्पशन भी लिखने पड़ सकते हैं। न्यूमरेटर शुड बी इन करस्पॉन्डेंस विद द डिनोमिनेटर एंड वाइस वर्स। अभी जो मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई कि अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज ले रहे हो तो पैट ले रहे हैं डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ले रहे हो तो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा कवरेज रेशियो पे चर्चा। अब हम आते हैं एक्टिविटी रेशियो, पॉइंट नंबर 3.3.3। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो के 2-3 नाम और भी हैं, एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ 3 एक्टिविटी रेशियो और 3 परफॉर्मेंस रेशियो, 4 टर्नओवर रेशियोज। तो यहाँ जो लिखा है वो आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको एक बैलेंस शीट दी जाती है एग्जाम में, और उसमें लिखा रहता है कैलकुलेट 3 परफॉर्मेंस रेशियो बेस्ड ऑन द अबव बैलेंस शीट। फिर अपनी मर्जी से कोई भी 3 नहीं लिखना भाई साहब। परफॉर्मेंस रेशियो जो यहाँ पर है, कोई उसमें से 3 या 4 आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक बार हम सारा फॉर्मूलाज देख लें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। करेक्ट? बगैर फॉर्मूले के जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन है ना, वो आप कर ही नहीं पाओगे। इंस्टीट्यूट ने जो बुक डिज़ाइन की है उसमें फ्लॉ है, उनको हर रेशियो के नीचे एग्जाम्पल देना चाहिए, नहीं दिया, एक साथ ही लास्ट में क्वेश्चन दे दिए हैं। और उस एक क्वेश्चन में करीब 6-7 रेशियो पूछते हैं जो पूरे चैप्टर में स्प्रेड है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले से आपको अवगत कराना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट रेशियो, एक्टिविटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस रेशियो। तो ये जो रेशियो होते हैं, इससे पता चलता है कंपनी की एफिशिएंसी कैसी है। कंपनी की एफिशिएंसी, एफिशिएंट भी होना चाहिए। लिक्विडिटी अच्छी है लेकिन एफिशिएंट होगा तो शेयर होल्डर को ज़्यादा फायदा होगा। तो एफिशिएंसी चेक करने के लिए भी कुछ रेशियो है। क्या मैनेजमेंट अपने एसेट को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, उसके लिए आपको ये रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर दिस रीजन दे आर ऑफन कॉल्ड एज एसेट मैनेजमेंट रेशियो। एक और नाम है, टोटल 5 नाम है एक ही चीज के। फर्स्ट नाम क्या था, एक्टिविटी, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा परफॉर्मेंस, टर्नओवर रेशियो, अब एक और नाम ऐड कर दिया उस लिस्ट में, एसेट मैनेजमेंट रेशियो। और ये रेशियो यूजुअली किसके साथ कंपेयर किए जाते हैं, सेल्स के साथ। रेशियो यूजुअली किसके साथ कंपेयर किए जाएंगे, सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ। हाँ, दिस रेशियो यूजुअली इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू द एसेट, यानी आप एसेट से कितना सेल जनरेट कर रहे हो। दिस एसेट में भी कैपिटल एसेट, वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री ऑल्सो। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो पूछेंगे नेम फ्यू एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो, तो आपको लिखना है एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और वर्किंग कैपिटल में भी आप चाहो तो इंडिविजुअली एनालाइज कर सकते हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस में भी सिखाया जाता है। इज इट राइट? था क्या? नहीं था? स्टॉक टर्नओवर रेशियो था ना, कहीं तो होगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। यूजुअली ये रेशियोज सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं, और कुछ रेशियो जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। लेकिन हम कौन, हम है स्टूडेंट, अगर हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया ही नहीं है और हम निकाल भी नहीं सकते हैं किसी भी तरह, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप सेल्स पे निकाल लोगे। उसी प्रकार
अगर आपको बाकी रेशियो सेल्स के बेसिस पे निकालना है और सेल्स नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? यस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकाल लेंगे। इससे पता चलता है कि कंपनी की एफिशिएंसी कितनी है, वो अपने एसेट से कितना गुना सेल जनरेट कर रहे हैं। ओके, एक एक करके, बहुत इजी है, एक का लॉजिक समझ में आ गया, बाकी सब फिर वैसे ही करना है आपको। यहां पर इंस्टीट्यूट रिवर्स क्वेश्चन भी पूछेगी आपसे, रेशियो देगी, आपको सेल्स निकालना है, रेशियो देगी, आपको एसेट निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लिख देना है और इक्वेशन सॉल्व करके मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर लेना है अगर रेशियो दिया हो तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला गेस करो क्या होगा, गेस करो, सामने देखकर गेस करना है, जोर से बोलो। एसेट अपॉन सेल, यही तो गलती करते हैं, सेल्स अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, नाम और फॉर्मूले में इस बार थोड़ा रिवर्स है, तो इस बार स्टूडेंट को गलती क्या करता है, वो जो आपने की वो बोल रहा है एसेट अपॉन टर्नओवर, फॉर्मूला है सेल्स अपॉन टोटल एसेट, और अगर सेल्स नहीं दिया हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे। ठीक है, सही जवाब। और सेल्स क्यों न्यूमरेटर में लेंगे, उसका काम सिंपल है। सपोज आपने 100 रुपए के एसेट खरीदे, ये एसेट 100 रुपए का, ठीक है, क्लासरूम के एसेट 100 रुपए के, फिर आपने साल भर मेहनत की, उससे आपने 500 रुपीज सेल जनरेट किया, तो ये हो गया 5 टाइम्स। का मतलब है 1 रुपया आपने जो एसेट में इन्वेस्ट किया है उससे 5 रुपया आप सेल जनरेट कर रहे हो। अब इसको मैं रिवर्स करूंगा तो पढ़ने में थोड़ा अजीब लगेगा ना, 0.2 आ जाएगा। 0.2 मतलब है 0.2 एसेट लगेंगे 1 रुपया सेल जनरेट करने के लिए, उसमें ज्यादा मजा नहीं आया सुन के। ठीक है, 0.2 एसेट लगेंगे 1 रुपए के सेल जनरेट करने में। या फिर मैं ऐसा बोलूं, हर 1 रुपया इन्वेस्टमेंट किया हमने एसेट में तो मुझे 5 रुपया सेल जनरेट हुआ, परसेंटेज वाइज यानी। हाँ, तो क्या है, कुछ कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, कन्वेंशन के हिसाब से आते हैं। मार्केट क्या समझेगा, मार्केट को मैं बोलूं मेरी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो 5 है, तो क्या समझेगा वो कि आपका सेल आपके एसेट से 5 टाइम्स ज्यादा है। इज इट राइट? बोलो हाँ या ना। तो कई बार क्या है, हमें कन्वेंशन जो दुनिया में बाकी लोग समझते हैं उसके हिसाब से भी रेशियो निकालनी पड़ती है। आप बोलेंगे नहीं सर एसेट बाय सेल्स लिख दो, मैं तो लिख दूंगा, लेकिन फिर जब दो लोग बातें करेंगे तो दोनों सेम चीज इंटरप्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई चाइनीज इन्वेस्टर आ गया तुम्हारी कंपनी में और तुमने बोला मेरा एसेट टर्नओवर रेशियो 0.2 है, बोलेगा क्या घटिया कंपनी है 0.2, क्योंकि उसके दिमाग में तो 5 चल रहा था। ठीक है, अब हाई रेशियो इज गुड, लो रेशियो इज बैड। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा इंडस्ट्री का टर्नओवर रेशियो 3 है और इस कंपनी का 5 है, कमेंट, तो आपको लिखना ये कंपनी ज्यादा एफिशिएंट है। इंडस्ट्री 5 है, ये कंपनी 3 है, तो ये कंपनी लेस एफिशिएंट है। तो आपको एक नोट लिखना है कमेंट में, दिस कंपनी इज लेस एफिशिएंट कंपेयर टू इंडस्ट्री। तो अब वही लॉजिक बाकी सब में लगने वाला है। चलिए जी, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो। हाँ, अब सुधार हो गया, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन, यानी इतना आपने फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाया, सपोज 5 करोड़ रुपए के फिक्स्ड एसेट आपने लगाए। जब तुम सीए बनोगे तुम भी यही सोचोगे कि मैंने ऑफिस खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, इंटरनेट लगवाया 5 करोड़ का, साल में मुझे फीस आई 20 करोड़ रुपए, यानी आपका रेवेन्यू हो गया। तो 1 रुपया फिक्स्ड एसेट पे पैसा लगाने पे 4 रुपए की कमाई हो रही है, 4 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इज इट राइट? ये इन्वेस्टर देखना चाहता है कि ये अपने फिक्स्ड एसेट को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं।
हाइयर द रेशियो efficiency is more, lower the ratio efficiency is less. ओके लेकिन ये रेशियो जब आप कंपेयर करेंगे दो कंपनीज के बीच में तो सावधानी से कंपेयर करना है। एक कंपनी है बहुत पुरानी कंपनी ओल्ड, और एक कंपनी है अभी न्यू कंपनी है। तो जो ओल्ड कंपनी है उनकी बुक्स में एसेट की वैल्यू बहुत कम होगी, दोनों का रेवेन्यू सेम है, रेवेन्यू तो उतना ही होगा, रेवेन्यू तो कस्टमर को आप माल बेचकर जनरेट करते हो 10 लाख, लेकिन दोनों का फिक्स्ड एसेट की वैल्यू अलग हो सकती है। ओल्ड कंपनी ने 10 साल पहले खरीदा था तो कम भाव में खरीदा होगा, डिप्रीशिएशन भी प्रोवाइड कर दिया होगा अब तक, तो उसकी बुक में एसेट की वैल्यू 1 लाख है। और जो नई कंपनी उसने भी नया नया एसेट खरीदा है तो नया एसेट महंगे में खरीदा होगा, उसकी बुक में एसेट 5 लाख है। तो अब मैं इनका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो निकालूंगा तो ये 10 टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा। तो आपको ऐसे कंपैरिजन करते समय ध्यान रखना है कि न्यू कंपनी है ओल्ड कंपनी है, इज इट राइट। तो ओल्ड कंपनीज को थोड़ा एडवांटेज मिलता है यहाँ पे, उनका ये रेशियो हायर साइड पे दिखता है, ठीक है, क्योंकि उनका फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर कम है तो रेशियो ज़्यादा होगा। अब हम एक और बढ़ते हैं, कैपिटल टर्नओवर रेशियो या नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि जो हमने कैपिटल लगाया हर 1 रुपए कैपिटल के पीछे कितने का सेल जनरेट होता है। फॉर्मूला फिर से ध्यान में रखना, कैपिटल टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर में क्या होगा, सेल्स, सेल्स नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे लिख दो जरा, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कैपिटल टर्नओवर रेशियो पे। तो एग्जाम में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, सेल्स दिया है, तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। रिवर्स वर्किंग का भी अगर क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो उन्होंने सेल्स निकालने का क्वेश्चन दिया है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली, और याद नहीं आ रहा है तो पहले रेशियो लिखना है, जो 3 में से 2 डेटा दिया गया है वो लिखना है, और बाकी तीसरे नंबर को, बोलो जी, तीसरे नंबर को इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लेना है। तो जो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं उनके लिए एक रेशियो ध्यान में रखना है और मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है, या फिर डायरेक्टली निकालना हो तो सेल्स को निकालना हो तो क्या करेंगे, कैपिटल टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, वैसे भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट आपको रिवर्स क्वेश्चन देती है, अभी हम करेंगे कुछ 30-35 क्वेश्चन, तो रिवर्स क्वेश्चन आएंगे। इंटरप्रिटेशन वापस वही है, हर 1 रुपया जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे कितना सेल जनरेट कर रहे हो। अगर ये 5 लाख सेल है, 1 लाख एसेट है या कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो 5 टाइम्स आ गया। इसका मतलब है कि आप अपने 1 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड से 5 रुपए का सेल जनरेट कर रहे हैं। दूसरा कंपनी 10 कर रहा है लेकिन, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है, या आपकी कंपनी ज़्यादा टर्नओवर कर रही है उसी कैपिटल से, तो आप ज़्यादा एफिशिएंट है। तो आपको एक कमेंट लिखने भी आएगा कि कंपनी की एफिशिएंसी पे कमेंट करें, हायर इज बेटर। ओके, दिस रेशियो इंडिकेट द एबिलिटी टू जनरेट सेल्स पर रुपी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड, 1 रुपया के इन्वेस्टमेंट से कितने का सेल जनरेट कर रहे हैं। सो इसका मतलब है हाइयर द रेशियो, हाइयर द एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ योर फंड्स। इन्वेस्टर ये सब रेशियो देखते हैं, कोई जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं कि कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करती है, कितना सेल जनरेट करती है, उसके हिसाब से वो कंपनी की वैल्यूएशन भी होती है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो यहां पर हम डिनोमिनेटर में क्या लेंगे बोलो, हर बार न्यूमरेटर सेम चलता रहेगा, डिनोमिनेटर बदलता रहेगा। इस बार हम करंट एसेट पे हमने 1 रुपया अगर इन्वेस्ट किया है तो उससे कितना सेल जनरेट कर रहे हैं।
सो हाइयर रेशियो इज बेटर, मोर एफिशिएंसी। आप अपने करंट एसेट को ज़्यादा बार रोटेट कर रहे हैं। और अब आ गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मीन्स आप 1 रुपया वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करके कितना टाइम सेल जनरेट कर रहे हो। फॉर्मूला आप ही बताओ मुझे। सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अगर सेल्स नहीं दिया हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है। यहां पर भी हाइयर रेशियो मोर एफिशिएंट, ठीक है, हायर रेशियो मोर एफिशिएंट। लेकिन अगर आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, वेरी हाई, जैसे इंडस्ट्री जो है उसका मान लो 5 टाइम है इंडस्ट्री का, और ये जो फर्म है उसका 15 टाइम है। अब बोलो, एक तरफ तो आप बोलोगे कि मोर एफिशिएंट है, लेकिन दूसरा एक और प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि ये बहुत ही लो वर्किंग कैपिटल से काम कर रही है। रेशियो कब बढ़ेगा? जब आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री 25 लाख का सेल सपोज जनरेट कर रही है, 5 लाख रुपए, तो इनका 5 टाइम्स हो गया। लेकिन आपने क्या किया, आपने 15 लाख सेल जनरेट किया और 1 लाख का वर्किंग कैपिटल यूज किया, तो 15 टाइम आ गया। तो रिलेटिवली आपका कई बार वर्किंग कैपिटल जो है वो कम रहता है। कम वर्किंग कैपिटल का भी रिस्क हमने डिस्कस किया है। वर्किंग कैपिटल कम है मतलब इन्वेंट्री कम है, डेटर्स कम है, कैश एंड बैंक बैलेंस कम है। उस केस में कई बार रिस्क क्या हो जाता है कि आपको उतना सेल मेंटेन करने के लिए जो फंड चाहिए उसकी कमी पड़ जाती है, तो लिक्विडिटी इशू आ जाएगा। तो अगर ये रेशियो बहुत ज़्यादा है तो भी उसमें एक प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली कम पैसे से बहुत ज़्यादा सेल जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो। जब भी सेल बढ़ेगा आपको साथ साथ कैपिटल भी बिजनेस में लगाना होता है, अदरवाइज यू विल रन शॉर्ट ऑफ फंड्स। इज इट राइट? सेल जनरेट करने के लिए कैपिटल लगता है ना भाई साहब। सेल बढ़ता जाएगा और बदले में कैपिटल आप नहीं लगा रहे हो, तो यू माइट रन शॉर्ट ऑफ फंड्स। तो दैट इज कॉल्ड अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन में ऑल्सो भी रिस्की। एफिशिएंट तो हैं लेकिन रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल को आप और फर्दर एनालिसिस के लिए क्या कर सकते हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, अंडरलाइन कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ है, एवरेज टोटल एसेट, एवरेज फिक्स्ड एसेट, एवरेज करंट एसेट, एवरेज नेट एसेट, एवरेज वर्किंग कैपिटल, तो हम एवरेज लेंगे। और अगर एवरेज नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस लेंगे या जो दिया वही लेंगे। अब स्टूडेंट को पूछना चाहिए कि हम एवरेज को क्यों प्रेफरेंस देंगे, वाई एवरेज शुड बी गिवन प्रेफरेंस, एवरेज शुड बी गिवन प्रेफरेंस। इंस्टीट्यूट लिख तो देती है लेकिन उसका रीजन ठीक से नहीं एक्सप्लेन करती कि एवरेज क्यों हम लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको एवरेज क्यों लेते हैं वो समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है सेल्स और यहाँ लिखा है एवरेज फिक्स्ड एसेट। ये सही फॉर्मूला है। जो टर्नओवर रेशियोज होते हैं वो एवरेज लेते हैं डिनोमिनेटर में। पूछो एवरेज क्यों लेते हैं? क्योंकि जो सेल है वो एक पीरियड में जनरेट होता है, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च, ये इस पीरियड का सेल है। सेल तो एक दिन का नहीं है ना, सेल तो एक पीरियड का होता है। और अगर हमने सिर्फ यहाँ पे फिक्स्ड एसेट जो 31 मार्च को था वो ले लिया तो कंपैरिजन थोड़ा गलत हो रहा है। पूरे साल भर आपने फिक्स्ड एसेट ज्यादा यूज किया होगा, ईयर एंड पे आकर आपने कुछ फिक्स्ड एसेट बेच दिए मान लो, तो आपका रेशियो बढ़ जाएगा। यस और नो? तो उन्होंने कहा कि ऑन एन एवरेज आपको फिक्स्ड एसेट भी इसलिए लेना है और
एवरेज फिक्स्ड एसेट नहीं दिया तो कम से कम ओपनिंग दिया रहेगा आपको, क्लोजिंग दिया रहेगा। हम क्या करेंगे, ओपनिंग फिक्स्ड एसेट प्लस क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय 2 ले लेंगे, ताकि न्यूमरेटर जो है अगर वो पूरे साल भर का है तो डिनोमिनेटर में भी हम ऑन एन एवरेज कितना फिक्स्ड एसेट यूज हुआ है वो कंसीडर करेंगे। ये इसके पीछे रीजन है। न्यूमरेटर इज अ पीरियड फिगर, डिनोमिनेटर को अगर हो सके तो हम एवरेज फिक्स्ड एसेट लेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैच हो रहा है। लेकिन मान लो एवरेज दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ फिक्स्ड एसेट ही दिया है, तो क्या करें, फिक्स्ड एसेट लेकर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपके इंस्टीट्यूट ने नोट भी लिखा है, जो डेटा दिया है उसके हिसाब से सॉल्व करो, अजम्पशन लिखो। अब आता है इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला बोलिए जी। तो ये जो फॉर्मूला है, यहां पर हम किसको पहली प्रेफरेंस देंगे, यहां पर पहली प्रेफरेंस दी जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो सेल्स लेंगे, उसके आसपास का जो भी नंबर दिया हुआ है फिर उसको लेंगे। तो एक बार इंटरव्यू में मुझसे किसी ने पूछा कि हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सीओजीएस क्यों लेते हैं, सेल्स क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि इसको भी मैच कराना है हमें। इन्वेंट्री आप कॉस्ट पे मेजर करते हो, तो न्यूमरेटर भी कॉस्ट पे अगर रहा तो दोनों का कंपैरिजन ठीक रहेगा, ठीक है। और अगर फिर पूछेंगे एवरेज क्यों लेते हो, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये एक पीरियड का फिगर है, आपने इस पीरियड में इतना गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट, तो इन्वेंट्री भी हम एवरेज कितना यूज किया वो लेंगे, इसलिए एवरेज इन्वेंट्री। और अगर एवरेज नहीं दिया है तो फिर जो भी इन्वेंट्री का अगर सिंगल कोई फिगर दिया है उसको लेना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो सीओजीएस डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उससे भी निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में आपके इंटेलिजेंस को अच्छे से टेस्ट किया जाएगा। आपको रिवर्स वर्किंग के क्वेश्चन आते हैं, रेशियो दिया हुआ रहेगा, उससे आपको इन्वेंट्री निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो ये जो भी दिया रहेगा इससे आप यूज करके वो मिसिंग फिगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिखा हुआ ही है। और एक और है नीचे में वहीं पर, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो कुछ कंपनी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का भी टर्नओवर रेशियो निकालेगी। कैसे, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। ये सारे टर्नओवर रेशियो बता रहे हैं कि आप अपने इन्वेंट्री को या रॉ मटेरियल को कैसे मैनेज करते हैं, क्या वो फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है वो पता चल जाएगा। अगर ये रेशियो बहुत ज़्यादा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या रॉ मटेरियल कंजम्पशन रेशियो, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब आपका टर्नओवर ज़्यादा है, फास्ट मूविंग है, ठीक है। और अगर ये रेशियो बहुत कम आ रहा है तो स्लो मूविंग है। स्लो मूविंग का मतलब हो सकता है इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गया हो। स्लो मूविंग का मतलब आप अननेसेसरी एक्सेस स्टॉक कैरी कर रहे हैं, और एक्सेस स्टॉक कैरी कर रहे हैं मतलब आपका कैरिंग कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, ये सब लग रहा है आपका। तो टर्नओवर रेशियो देखकर भी एक इन्वेंट्री कंपनी कैसे मैनेज कर रही है इसका आपको एक जजमेंट लगता है। इज इट राइट? हाइयर रेशियो मतलब आपका टर्नओवर अच्छा है, बार बार रोटेट कर रहे हैं, इन्वेंट्री आ रहा है जा रहा है, ठीक है। सो दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ फास्ट इन्वेंट्री इज यूज्ड और सोल्ड। हाइयर रेशियो रहेगा मतलब
फास्ट मूविंग आइटम है, फटाफट आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, फिर कुछ दिनों में बिक रहा है। हाई रेशियो इज गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिक्विडिटी ऑल्सो, मतलब कंटिन्यूसली वो कैश जनरेट कर रहा है। इन्वेंट्री आया बिका तो कैश जनरेट हुआ, फिर इन्वेंट्री आया बिका। जितना रोटेशन ज्यादा होगा उतनी लिक्विडिटी ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, रिस्क कम। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर रेशियो लो है मतलब पैसे जाम हो गए हैं, फंड्स गेट ब्लॉक्ड, इज इट राइट? लो रेशियो इंडिकेट दैट इन्वेंट्री इज नॉट यूज्ड, not sold, and stays in a shelf or in a warehouse for a long time. Okay, तो आपको क्वेश्चन में ना कमेंट लिखने के लिए आता है, कमेंट ऑन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी। तो आपको अगर देखना है कि रेशियो कम है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज नॉट गुड, कंपनी इज कैरिंग एक्सेस स्टॉक, कंपनी इज कैरिंग स्लो मूविंग आइटम, फंड्स आर गेटिंग ब्लॉक्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज हाई, पूरा ज्ञान बांट देना वहां पे, ठीक है। उसी तरह अब हम देखेंगे रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और डेटर्स टर्नओवर रेशियो। यहां पर हम देखते हैं कि हमारा रिसीवेबल मैनेजमेंट कैसा है। हाइयर रेशियो मतलब आप कलेक्शन जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और लो रेशियो मतलब कलेक्शन में डिले हो रहा है। साल में आपने 10 बार अगर टर्नओवर कर लिया तो 10 बार आपका कलेक्शन हुआ है, और साल में 2 ही बार हुआ है, 2 बार कलेक्शन हुआ। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर आपका कलेक्शन प्रोसेस स्लो है, टाइम लग रहा है कलेक्शन में, यहाँ पर आप फटाफट कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट कंपनी कौन कलेक्ट करती है? जो रिसीवेबल मैनेजमेंट अच्छे से करती है, जो रिसीवेबल के पीछे पड़े रहती है, जो ज्यादा क्रेडिट देती नहीं है, इज इट राइट? तो आजकल क्रेडिट देना और उसको रिकवरी करना अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है, और अगर आपने क्रेडिट दिया और पैसे समय पे रिकवरी नहीं की तो फायदा है नुकसान है? लेट रिकवरी के 2 नुकसान बताएं। एक तो आपका फंड्स ब्लॉक हो गया ज्यादा समय के लिए, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा बैड डेट रिस्क, तीसरा कलेक्शन कॉस्ट। कलेक्शन करने के लिए भी कॉस्ट लगता है, आपको उसके पीछे फॉलो अप करना पड़ेगा, कई बार कलेक्शन एजेंट भेजने पड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद लीगल कॉस्ट भी होता है, पे नहीं किया तो क्या करेंगे? कोर्ट केस करेंगे, लेकिन वो भी एक कॉस्टली अफेयर है, ठीक है। तो इन्वेस्टर देखना चाहते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, कि इस कंपनी का रिसीवेबल कलेक्शन प्रोसेस कैसा है, और उसके लिए कौन सा रेशियो देखेंगे? ये रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। हाउ एफिशिएंट इज द कंपनी एज फार एज रिसीवेबल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड। ओके, तो उसके लिए रेशियो निकालेंगे, उससे हमें स्पीड पता चलेगा, इससे कंपनी की क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी पता चलेगी, कंपनी एफिशिएंट है कि नहीं विथ रिस्पेक्ट टू रिसीवेबल मैनेजमेंट, वो पता चलेगा। फॉर्मूला आप खुद ही ट्राई करो आज, सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, जहां जहां हो सके एवरेज बोलना है, ठीक है, टर्नओवर रेशियो में। और डेटर की जगह हम बोलेंगे अकाउंट रिसीवेबल, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और आपकी बुक में भी 1-2 क्वेश्चन है जहां पर आपको इस रेशियो से बिल्स रिसीवेबल का फिगर फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको मिल जाएगा अकाउंट रिसीवेबल, फिर अकाउंट रिसीवेबल में से डेटर माइनस करोगे तो बिल्स रिसीवेबल मिलेगा। स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो सिर्फ डेटर्स यूज करता है इस रेशियो को निकालने के लिए। अगर क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल भी दिया हुआ है तो वो भी लेना है, ठीक है। और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए हुए हैं तो एवरेज लेना है, और ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया तो फिर जो दिया उससे ही काम चलाना है। एक नोट लिख देना है, अगर ये रेशियो लो है, इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि लिबरल क्रेडिट टर्म्स आर ग्रांटेड,
लिबरल मतलब आराम से 6 महीने में 3 महीने में पे करो, इज इट राइट? इसका मतलब है आपका रिसीवेबल कलेक्शन मैनेजमेंट पुअर है। एक और चीज यहाँ पे लिखना है, पुअर रिसीवेबल मैनेजमेंट। अगर आप साल में सिर्फ 2 बार ही कलेक्ट कर रहे हो, अगर आपका टर्नओवर 2 ही है, इसका मतलब साल में 6-6 महीने का आप उधार दे रहे हो। 6 महीने का उधार दोगे तुम डेटर को, तो तुम क्या कमाओगे? तुम्हारा तो पैसा 6 महीने के लिए ब्लॉक हो गया। उसके पीछे अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, रिकवरी, ठीक है, और हाई रेशियो इंडिकेट्स कलेक्शंस आर मेड रैपिडली। तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ज़्यादा है। कंपनी को क्या करना चाहिए? डेटर्स टर्नओवर रेशियो बढ़ाना है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो बढ़ाने के लिए क्या करना है? सेल्स कलेक्शन प्रोसेस को इंप्रूव करना है, जो कि हमारे सिलेबस में एक अलग से चैप्टर है, रिसीवेबल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में 6 यूनिट है, उसमें एक है रिसीवेबल मैनेजमेंट। अब हम इसी से रिलेटेड एक दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, वहीं पे लिखा हुआ है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड या डेटर्स वेलोसिटी। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालने वाले हैं? ऑन एन एवरेज आपको कलेक्ट करने में कितना समय लगता है। ऑन एन एवरेज डेटर्स को कलेक्ट करने में आपको कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड, बोलो ना, डेटर्स कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड और डेटर्स वेलोसिटी। ठीक है, तीनों नाम एक ही है, डेटर्स वेलोसिटी, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। उसको निकालेंगे कैसे? उसको निकालने के मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल अपॉन एवरेज डेली क्रेडिट सेल। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल अपॉन एवरेज डेली क्रेडिट सेल। सपोज आपका एवरेज अकाउंट रिसीवेबल है 5 लाख, ऑन एन एवरेज इतना डेटर आउटस्टैंडिंग रहता है। बैलेंस शीट में जब देखो डेटर 5 लाख के आसपास दिखता है। फिर तुम बोलोगे नहीं सर रोज रोज बदल सकता है, तो रोज रोज बदल सकता है तो मैं 365 दिन का थोड़ी अलग अलग निकाल के एवरेज लूंगा, उतना हमारे पास टाइम है क्या? और आप कौन है? आपको इंस्टीट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 फिगर देगी, 1 फिगर देगी तो वही ले लेना, ओपनिंग क्लोजिंग दिया तो एवरेज। इसका मतलब इतने रुपए का सेल्स डेटर क्या है, इतने रुपए का सेल्स डेटर से रिकवर करना बाकी है, इस आदमी से बाकी, दैट इज डेटर, है कि नहीं? ये पेन मैंने तुमको उधार में बेचा 30 रुपए में, तो 30 रुपया मुझे तुमसे लेना है, 30 रुपए का सेल तुम्हारे अंदर लॉक हो गया, तो ये क्या डेटर। और यहां पे लिखा एवरेज डेली क्रेडिट सेल, क्रेडिट वर्ड अंडरलाइन करेंगे। इंस्टीट्यूट आपको टोटल सेल, कैश सेल, क्रेडिट सेल 3 फिगर देती है। अब बेचारा गरीब बच्चा सोच रहा कैश सेल लूं या टोटल सेल लूं या क्रेडिट सेल लूं। अब डेटर को हम क्रेडिट में बेचते हैं ना, तो कैश सेल को कहां लेने का काम है? ठीक है, तो एवरेज आपका रोज का सेल कितना, मान लो एवरेज आपका रोज का सेल 25,000 रुपए का एवरेज, और इसको कैसे निकालेंगे? ईयर का टोटल सेल डिवाइड बाय 360 या 365, क्वेश्चन में जो भी दिया। तो 5 लाख रुपए के डेटर हैं, रोज का मेरा 25,000 का सेल होता है। डेटर्स रिप्रेजेंट हाउ मेनी डेज ऑफ सेल? 5 लाख डिवाइड बाय 25,000 करके बताओ, 20 डेज। तो इसका मतलब है कि डेटर्स में हमारा लगभग 20 दिन का सेल का पैसा ब्लॉक्ड है। और इसका मतलब ये भी है कि हमें ऑन एन एवरेज वी टेक 20 डेज टू रिकवर मनी फ्रॉम डेटर, इज इट राइट? अब डेटर कलेक्शन पीरियड कम रहेगा तो अच्छा है, जितना जल्दी रिकवर कर सको उतना अच्छा है। इसका एक और भी फॉर्मूला है,
12 months ऑब्लिक 52 वीक्स डिवाइड बाय 360 डेज डिवाइड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ओके, इसकी जगह मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमने निकाल लिया ना, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, बाद में बताता हूँ। तो ये आपका हो गया दूसरा एक फॉर्मूला, जो आपको इजी लगे उससे काम चला लेना, ठीक है। और एवरेज डेली क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे? क्रेडिट सेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज ईयर। सपोज आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अब इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करता हूं। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सपोज 5 टाइम्स है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है। ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले को, बहुत इजी है। 5 टाइम्स का मतलब है ये मेरा 1 साल है। 1 2 3 4 5, तो साल में 5 बार रोटेट हुआ है। साल में ये कितनी बार रोटेट हुआ है? दैट इज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। साल में दिन कितने होते हैं? 365, ये 0 यहाँ 365 है, और 5 बार रोटेशन हुआ है, तो एक रोटेशन में कितना टाइम लग गया? करीब 73 डेज। अगर मैं 365 लूं तो व्हाट इज दैट? 73 डेज। 73 डेज रिप्रेजेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड, रिकवरी टाइम, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। इज इट राइट? तो अगर आपके पास रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है और आपसे एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछ रहे हैं, तो बहुत कम मेहनत में काम हो जाएगा। 365 डिवाइड बाई रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इससे आपको मिल जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। और अगर आप 12 मंथ से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? मंथ्स में आंसर आएगा। फिर आंसर मंथ्स में आएगा। अगर मान लो आपका मंथ्स में निकालना है तो 12 मंथ्स और टर्नओवर 5 टाइम्स 2.4, तो इस केस में मेरा आंसर आ जाएगा 2.54 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर मंथ्स में पूछा जाएगा तो बच्चा 12 डिवाइड बाई टर्नओवर रेशियो करेगा। डेज में पूछेगा तो 365 डिवाइड बाई एवरेज टर्नओवर रेशियो। वीक्स में पूछेगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर ना इन्होंने इसमें गलती क्या कर दी है, ये भी ऊपर आएगा यहाँ पर। अगर आपकी बुक में भी ऐसे लिखा तो उसको सुधार दीजिए, ठीक है। बुक में भी सुधार की जरूरत है। वीक्स में पूछेंगे तो हम क्या करेंगे? 52 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 10.4 वीक्स लगता है। हो गया? ठीक किया क्या बुक में? ठीक क्यों नहीं कर रहे हो तुम? ओ हाँ हाँ। और एवरेज डेली क्रेडिट सेल निकालने के लिए क्या करना है? एवरेज डेली क्रेडिट सेल निकालने के लिए क्रेडिट सेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। अब एक जरा ध्यान से सुनो, अगर इंस्टीट्यूट ने लिखा है अज्यूम 360 डेज इन ईयर तो 360 लेना है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो फिर 365 डेज लेना है, ठीक है। 360 लेने की अगर बहुत ज्यादा इच्छा जागृत हो रही है तो अजम्पशन लिख देना है, ठीक है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि हमें कलेक्शन में कितना टाइम लगता है। हाइयर मतलब आपका फंड ज्यादा समय के लिए ब्लॉक्ड है, लोअर है मतलब आपकी रिकवरी फास्ट है, ठीक है। दिस रेशियो इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज नंबर ऑफ डेज ऑफ रिसीवेबल एंड द नंबर ऑफ डेज सेल्स इन रिसीवेबल। कितने दिनों का सेल्स आपका रिसीवेबल में ब्लॉक्ड है, दैट इज कॉल्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड। इंस्टीट्यूट यूजुअली रिवर्स वर्किंग देती है आपको, यहाँ पे आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड देगी, उससे आपको डेटर्स का अमाउंट निकालना है, ठीक है। एक एग्जांपल लिखो, तुम लोग बैठे बैठे ना आधी नींद में चले गए हो। एग्जाम्पल लिखो,
एवरेज कलेक्शन पीरियड, जल्दी लिखो ना, टाइम कम है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 3 months। क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू ₹12 lakh। जल्दी कैलकुलेट डेटर्स, कैलकुलेट एवरेज रिसीवेबल, कैलकुलेट एवरेज रिसीवेबल। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 3 months, क्रेडिट सेल इज 12 lakh, कैलकुलेट एवरेज रिसीवेबल, कैलकुलेट एवरेज रिसीवेबल। हाँ जी बोलो। अच्छी नोटबुक लेकर आनी, A4 साइज की। कुछ स्टूडेंट छोटी छोटी नोटबुक में लिख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट एक ही नोटबुक में 4-5 सब्जेक्ट लिख रहे हैं। आंसर कितना आया? 4 लाख रुपीज आया। आंसर कितना आएगा? 4 लाख। देखो जरा 1 मिनट ध्यान से, मुझे उम्मीद आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, तो प्लीज ऊपर स्क्रीन पे इस फॉर्मूले को देखो। यहां पर आपका फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 12 months डिवाइड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इज इट राइट? तो मैं क्या करूंगा, मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड पता है, कितना दिया हुआ है? 3 months। 1 2 3 4। 3 months में यानी साल में कितनी बार टर्नओवर होगा? मेरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितनी बार होगा? अगर एक टर्नओवर में 3 months लग रहा है तो साल में कितनी बार हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा। तो आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 times है। अब इस फॉर्मूले में देखो, आपने डेटर्स निकालना है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, या मैं आपको एक और सिंपल तरीके से बता दूं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 बार है, एक बार में 3 महीने लगते हैं आपको। पूरे साल भर की सेल कितनी है? साल भर की सेल 12 लाख है, तो एक पीरियड का 3 महीने का सेल कितना होगा? 3/12। अब मैंने 12 लाख बोला है क्या? एनुअल सेल कितना दिया मैंने आपको? और डेटर्स कलेक्शन पीरियड कितने मंथ दिए? 3 months दिए। तो आपने आंसर कुछ 4 लाख बोला था। 4 लाख कैसे आएगा? 3/12 आएगा ना, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, 4 लाख कैसे आया? क्योंकि आपने तो टर्नओवर वाला फिगर यूज कर लिया कुछ। तो 3/12 इंटू 12 लाख आएगा ना, साल भर का 12 लाख है। डेटर कलेक्शन पीरियड 3 months है, तो 3 months 3 months 3 months में इसको मैं एलोकेट करूंगा, तो ऑन एन एवरेज 3 months का सेल मेरा डेटर्स में ब्लॉक्ड रहता है। डेटर कलेक्शन पीरियड 3 months का मतलब है कि ऑन एन एवरेज सेल इक्वल टू 3 months इज ब्लॉक्ड इन द डेटर। तो 12 months का सेल 12 लाख है, तो 3 months का 3 लाख आएगा। इसको मैं फॉर्मूले को मैं जनरलाइज भी कर सकता हूं। जब भी आपको डेटर्स पूछें, आप कर सकते हैं ये एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय या तो 12 months लेना या 365 लेना, एंड मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट सेल्स। तो क्या होगा, आपको इक्वेशन सॉल्व करने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इज इट राइट? तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने का फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसी चीज को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, डायरेक्ट एक साथ राइट हैंड साइड में सॉल्व कर लेना है।
सही है कि गलत है? एक स्टूडेंट सोच रहा है गलत है। पेबल टर्नओवर रेशियो भी उसी की तरह है, सिर्फ यहाँ पे डेटर्स की जगह क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। और क्रेडिटर में हम बिल्स पेबल भी लेंगे, ठीक है। कंपनी ये भी कैलकुलेट करती है कि हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में कितना डिले करते हैं, उसके लिए हम निकालेंगे पेबल टर्नओवर रेशियो। अगर ये रेशियो ज़्यादा मतलब हम जल्दी जल्दी पे कर रहे हैं, और ये रेशियो कम है मतलब हम पेमेंट करने में डिले कर रहे हैं। इज इट राइट? तो जो कंपनी डिले करेगी उसका गुडविल खराब होगा, और जो कंपनी फास्ट पे करेगी उसका गुडविल अच्छा होगा। लेकिन जल्दी जल्दी पे करेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। कोई आपको 3 महीने उधार दे रहा है और आपने उसको 1 महीने में ही पे कर दिया, तो आपका 2 महीने का इंटरेस्ट भी लॉस होता है। अगर 1 महीने में पे करके और 3 महीने में पे करके आपको सेम अमाउंट ही पे करना है, तो कब पे करना चाहिए? अगर 1 महीने बाद भी 1 लाख पे करना है और 3 महीने बाद भी 1 लाख पे करना है, 3 महीने बाद पे करेंगे। तो अगर कंपनी जल्दी भी पे कर रही है कई बार, तो इसका मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन अगर क्रेडिटर ने आपको 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया और आप 4 महीने में पे कर रहे हैं, तो इससे आपकी गुडविल इंपैक्ट होगी, क्योंकि जो व्यक्ति लेट पेमेंट करेगा दोबारा क्रेडिटर उसको क्रेडिट नहीं देगा, ठीक है। सो इट शोज हाउ फास्ट कंपनी मेक्स पेमेंट, और इसका फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ इस बार मैं सेल्स यूज नहीं करूंगा। ओ, इस बार मैं क्रेडिट परचेज यूज करूंगा। यहां पर भी इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज करने के लिए कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, टोटल परचेज देगी, उसमें से कौन सा फिगर लेना है, क्रेडिट परचेज। और डिनोमिनेटर में एवरेज अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल विल इंक्लूड बिल्स पेबल ऑल्सो। तो अच्छे बच्चे लिख कर रखेंगे बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर इज इक्वल टू अकाउंट्स पेबल। बाद में भूलना मत और बोलना मत कि मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बिल्स पेबल भी दिया हुआ है तो यहां पर बिल्स पेबल भी लेंगे। अगर एवरेज दिया हुआ है तो एवरेज लेंगे, एवरेज नहीं दिया तो जो फिगर दिया वही लेंगे। एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, लो टर्नओवर रेशियो मींस लिबरल क्रेडिट टर्म्स ग्रांटेड बाय द सप्लायर। लो क्रेडिट रेशियो का ये भी मतलब होता है डिले इन पेमेंट। हो सकता है उसने 3 महीने का टाइम दिया हो, आप 6 महीने लगा रहे हैं, ठीक है। हाई रेशियो मींस अकाउंट्स आर सेटल्ड रैपिडली। लो टर्नओवर रेशियो का डिसएडवांटेज क्या है, गुडविल विल बी अफेक्टेड। ये सब जो भी मैं बता रहा हूं एग्जाम में आपको कमेंट लिखने के लिए आता है। कैलकुलेट द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, कंपेयर विद द इंडस्ट्री एंड कमेंट। तो कमेंट लिखना आना चाहिए, ठीक है। कमेंट अगर नहीं लिखेंगे तो उस पर भी मार्क्स कटते हैं फिर। अगर आपने क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल लिया है तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो से हम क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड भी निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे निकालना है आपको, जैसे भी डेटर्स का आपने किया था। पहला फॉर्मूला है एवरेज अकाउंट्स पेबल अपॉन एवरेज डेली क्रेडिट परचेज। लॉजिक वही है, ये आपका अकाउंट्स पेबल है, डेली क्रेडिट परचेज है, तो आपका क्रेडिटर्स कितने दिनों का क्रेडिट परचेज रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिटर्स कितने दिनों का क्रेडिट पीरियड रिप्रेजेंट करता है। और अगर मान लो आपको यहाँ फॉर्मूले में एक थोड़ी सी मिस्टेक है, 360 डेज डिवाइड बाई पेबल टर्नओवर रेशियो। अगर आपका पेबल टर्नओवर रेशियो मान लो 6 टाइम्स है, इसका मतलब है ऑन एन एवरेज आप 60 डेज ले रहे हैं, ऑन एन एवरेज आप 60 डेज ले रहे हैं उसको पे करने के लिए।
एक और नीचे लिखना, अगर आपको क्वेश्चन में अकाउंट्स पेबल कैलकुलेट करने पूछा जाए तो आप एवरेज पेमेंट पीरियड लेंगे, डिवाइड बाय 12 मंथ्स और 365 डेज इनटू क्रेडिट परचेजेस, इनटू क्रेडिट परचेजेस। ओके, तो कई बार आपको रिवर्स वर्किंग करना है और कुछ दूसरे मिसिंग फिगर फाइंड आउट करने हैं। The firm can compare what credit period it receives from the supplier and what it offers to the customer. कुछ कंपनी क्या करती है, दोनों कंपेयर करती है। डेटर कलेक्शन पीरियड को क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड के साथ कंपेयर करते हैं। हमने डेटर को 60 दिन क्रेडिट दिया है और हमें 30 दिन का क्रेडिट मिलता है, तो प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी का इशू आएगा। आपको पेमेंट करना है 30 दिन के बाद और आपके ग्राहक आपको पे कर रहे हैं 60 डेज के बाद। इसका मतलब आपको कुछ एडिशनल फंड्स लगेगा ना। 1 महीने तक तो आप खींच लेंगे उधार के पैसे से, 1 महीने के बाद क्रेडिटर आ जाएगा अपना पैसा लेने, लेकिन डेटर आपको 2 महीने बाद पैसे देगा। तो इस केस में आपको ठीक से वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी है अगर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड में और डेटर्स कलेक्शन पीरियड में डिफरेंस है। आपको ये भी देखना है कि आपका जो पेमेंट पीरियड और कलेक्शन पीरियड है वो इंडस्ट्री से कम है या ज्यादा है। इंडस्ट्री से कम या ज्यादा है तो दैट विल इंडिकेट यू आर मोर एफिशिएंट और लेस एफिशिएंट। तो ये जो 3 रेशियो अभी आपने देखे हैं, ये इंस्टीट्यूट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, पेबल टर्नओवर रेशियो, दे रिप्रेजेंट लिक्विडिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। हाइयर टर्नओवर रेशियो है तो लिक्विडिटी अच्छी है, लोअर टर्नओवर रेशियो है तो लिक्विडिटी पुअर है। फिर से यहां पर इंस्टीट्यूट ने ज्ञान बांटा है। नोट्स फॉर कैलकुलेटिंग रेशियोज, नोट्स फॉर कैलकुलेटिंग रेशियो तो पहले इंस्टीट्यूट ने ही लिखा है। आजकल इंस्टीट्यूट भी बहुत ज्ञान बांटती है। ओनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डिफरेंशिएट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। इन इट्स एब्सेंस COGS will be equal to sales। अब इसको आप क्या करो, इतना ध्यान रखना है कि अगर जहां पर आपको सेल्स लेना है और सेल्स का फिगर नहीं दिया हुआ है तो COGS ले लेना है, और जहां पर आपको COGS लेना है और COGS का फिगर नहीं दिया हुआ है सेल्स ले लेना है, ठीक है। When we consider cost of goods sold or cost of sale to calculate turnover ratio by eliminating profit part also, या अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो सेल्स माइनस प्रॉफिट इज कॉस्ट ऑफ सेल। छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान रखने लायक है। जहां तक पॉसिबल हो जब आप टर्नओवर रेशियो निकालते हो तो एवरेज लेना है, बिकॉज जो न्यूमरेटर है वो एक पीरियड फिगर है, वो पूरे साल का पीरियड फिगर है, तो डिनोमिनेटर भी पूरे साल ऑन एन एवरेज कितना एसेट यूज किया गया है वो लेना चाहिए। तो एवरेज ऑफ टोटल एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, नेट एसेट, वर्किंग कैपिटल कैन आल्सो बी यूज्ड इन द डिनोमिनेटर while calculating the above ratio. In fact, when average figure of total asset etc are available, it may be preferred to calculate ratio by using this information. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पहली प्रेफरेंस एवरेज को होगी, ठीक है, अगर एवरेज का फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो नहीं दिया है तो भी जो भी दिया उससे ही काम चलाना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट नंबर 4, रेशियो शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मे डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्मूला। ये आई थिंक रिपीट हो गया, इंस्टीट्यूट ने दोबारा लिखा है। जो डेटा दिया है उससे कैलकुलेट करना है, जरूरत पड़े तो